हेलो बच्चों, दिस इज़ मी महिमा और आज मेरे साथ हम सॉल्व करेंगे सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 7। ये वर्कशीट 22 जुलाई 2021 के लिए है। चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आज का टॉपिक है इतिहास की समझ भाग 2। हमें इतिहास की समझ भाग 2 को पढ़ना है, समझना है और फिर इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हमें दिए गए उनके आंसर्स लिखने हैं। तो चलिए सबसे पहले हम आज का पैराग्राफ देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है। भारत की वर्तमान आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। यानी कि भारत का जो इतिहास है अगर आप देखें तो उसमें बहुत सारी आर्थिक और सांस्कृतिक विरासत है। यानी कि भारत का जो इतिहास है वो बहुत ही लंबा रहा है, ये आप सभी जानते हैं। और इस बहुत लंबे इतिहास में बहुत सारी चीज़ें आई और गई। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे परिणाम है बहुत सारी चीज़ों के। भारतीय इतिहास की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म और आर्यों के आने से कर सकते हैं। यानी माना जाता है कि भारत का जो इतिहास शुरू हुआ था वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हुआ था। जब सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई वहीं से भारत का इतिहास भी शुरू हुआ, जब भारत में आर्य आए थे, यानी कि जब भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। इन दो चरणों को आमतौर पर पूर्व वैदिक और वैदिक युग के रूप में वर्णित किया जाता है। यानी कि दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, पूर्व वैदिक और वैदिक युग। जो पहले आए थे उनको पूर्व वैदिक बोलते हैं और उसके बाद जो उसमें चेंजेस आए, बदलाव आए वैदिक युग में, तो उसे वैदिक युग कहा जाने लगा। यानी कि वैदिक में ही जो बदलाव आए उसे वैदिक युग के रूप में वर्णित किया गया। ईसा पूर्व चौथी सदी, आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व, यानी कि आज से लगभग 2300 साल पहले की बात हो रही है, में सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। यानी कि आपको पता है सम्राट अशोक आए, पहले वो एक बहुत बड़े योद्धा हुआ करते थे और बाद में उन्होंने देखा कि लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा उन्होंने युद्ध किए, लड़ाइयाँ की और बाद में उनका मन जो है इन चीज़ों से खिन्न हो गया और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू किया। तो सम्राट अशोक के अधीन भारत का एकीकरण देखा गया और बौद्ध धर्म एशिया के कई हिस्सों में फैल गया। यानी कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार किया था। सम्राट अशोक के सर्वाधिक शिलालेख प्राप्त होते हैं। सम्राट अशोक एक लंबे समय तक राजा रहे और उनके शिलालेख जगह जगह बने हुए। शिलालेख मतलब जो राजा होते थे वो अपनी कोई ना कोई पहचान छोड़कर जाते थे। तो आपने देखा है कि कई सारे अशोक स्तंभ भी देखने को आपको मिलते हैं। स्तंभ मतलब खंबे होते हैं जिसमें अशोक का साइन मार्क होता है। हमारे देश का राजकीय प्रतीक सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। यानी हमारे देश का जो आपने देखा है राजकीय प्रतीक है जिसमें 4 शेर होते हैं, वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से। और सारनाथ किसने बनवाया था? अशोक के सिंह स्तंभ। अशोक ने सारनाथ में सिंह स्तंभ बनवाया था जिसमें 4 शेर होते हैं चारों दिशाओं में। वहां से हमारे देश का राजकीय प्रतीक लिया गया है, जिसे आपने सिक्कों, बैंक नोटों, सरकारी दस्तावेजों और आधिकारिक मोहरों पर देखा होगा। यानी आप सभी लोगों ने देखा है, नोट पे तो डेफिनेटली सबने देखा होगा, शेर के 4 फेसेस होते हैं, आपको 3 दिखाई देते हैं। ठीक है, पहली सदी में ईसाई धर्म सीरियाई व्यापारियों के साथ केरल पहुंच गया। यानी कि सब पहली सदी चल रही थी तो भारत में ईसाई धर्म आया कहाँ से? सीरियाई व्यापारियों के साथ। सीरिया से जो व्यापारी हमारे देश में आए थे व्यापार करने के लिए, उनके साथ ईसाई लोग भी आए थे, जिससे कि ईसाई धर्म हमारे देश में पहुंचा। मतलब सीरिया से ईसाई लोग आए थे हमारे देश में व्यापार करने के लिए, ठीक है, बिजनेस करने के लिए। और वो सबसे पहले कहाँ आए थे? भारत में केरल में आए थे, जिससे कि भारत में केरल में सबसे पहले ईसाई धर्म आया था। पहली सदी में स्थापित गुप्त वंश के साम्राज्य को भारत का उस समय का स्वर्णिम काल माना गया। ठीक है, तो पहली सदी में गुप्त वंश के जो साम्राज्य को स्थापित किया गया था उसे भारत का स्वर्णिम काल माना जाता था। ठीक है, स्वर्णिम यानी कि सुनहरा या बेहतर आप कह सकते हो। आगे देख लेते हैं। 8वीं शताब्दी में, ठीक है, 8वीं शताब्दी में इस्लाम पहली बार अरब व्यापारियों के साथ
केरल में भारत आया। ठीक है, तो सबसे पहले भारत में कौन सा धर्म था? वैदिक धर्म था। और वो कब से शुरू हुआ था? जब से भारत की शुरुआत हुई थी, जब से भारत के इतिहास की शुरुआत हुई, वैदिक काल, वैदिक युग था। उसके बाद दूसरा धर्म भारत में ईसाई धर्म आया पहली सदी में। और इसके बाद तीसरा धर्म कौन सा आया? 8वीं सदी में भारत में आया इस्लाम धर्म। ठीक है, जिसको बोलते हैं इस्लाम धर्म आया भारत में। और ये भी कहाँ सबसे पहले आया? केरल में आया। सबसे पहले ये धर्म केरल में क्यों आते थे? क्योंकि केरल जो है मसालों के लिए बहुत पॉपुलर था और बहुत सारे देशों के लोग यहाँ पे मसालों का व्यापार करने के लिए आते थे, तो वो सबसे पहले केरल ही आते थे, इसीलिए इस्लाम धर्म भी पहले केरल आया। ठीक है, 11वीं शताब्दी तक भारत में एक राजनीतिक शक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित हो गया था। जैसे आपने अंग्रेजों का इतिहास पढ़ा है कि वो भी हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे और उनको हमारा देश बहुत ही संपन्न लगा, तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे अपने बिजनेस को स्थापित किया और खुद को डेवलप किया। बिल्कुल ऐसे ही सबसे अंग्रेजों से भी पहले हमारे देश में कौन आया था? 8वीं सदी में इस्लाम धर्म आया। उनको भी हमारा देश अच्छा लगा और उन्होंने अपने बिजनेस को यहाँ सेटअप करने के लिए खुद को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभारा और यहाँ पर खुद को स्थापित किया। दिल्ली के चौहानों को हराकर, दिल्ली में उस समय किसका शासन था? चौहान का। पृथ्वीराज चौहान सुना है आपने? तो पृथ्वीराज चौहान यानी चौहानों का शासन था दिल्ली में, और उनको हराकर उनसे युद्ध करके और ये जो मुस्लिम शासक यानी इस्लाम शासक थे वो हमारे देश में आ गए। तो दिल्ली के चौहानों को हराकर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। दिल्ली सल्तनत मतलब इस्लाम धर्म की नींव, भारत में इस्लाम धर्म आया। ठीक है, जो कि पहले से नहीं था यहाँ पे। इसके लगभग 320 वर्ष बाद यानी 320 सालों बाद यहाँ मुगल साम्राज्य के को स्थापित किया गया। यहाँ पे के है, आपको को करना है। ठीक है, मुगल साम्राज्य को स्थापित किया गया या हुआ। ठीक है, कब हुआ? सबसे पहले भारत में वैदिक धर्म था और पहली सदी में यहाँ ईसाई धर्म आया। व्यापारिक उद्देश्य से आया था, लेकिन कुछ लोग यहाँ बस गए, इसलिए यहाँ पे ईसाई धर्म का प्रचार हो गया। उसके बाद 8वीं सदी में यहाँ पे व्यापार करने के उद्देश्य से कौन आया? इस्लाम धर्म आया। ठीक है, और इस्लाम धर्म को भी ये देश अच्छा लगा, तो वो भी यहाँ बस गए और इस तरीके से उन्होंने एक राजनीतिक शक्ति के रूप में खुद स्वयं को उभारा। दिल्ली में चौहानों का शासन था, उस शासन उनको हराकर, दिल्ली के चौहानों के शासकों को हराकर और यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई। और दिल्ली सल्तनत यानी इस्लाम धर्म भारत में आने के 320 वर्ष बाद यहाँ पे मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। इस काल में भारत ने एक बार फिर से राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। आपको पता है मुगल साम्राज्य में जब अकबर का शासन आया तो उन्होंने क्या किया था कि राजनीतिक एकता बनाने की कोशिश की थी, यानी सभी लोगों को आपस में जोड़ने की कोशिश की थी। तो उसी को बोलते हैं राजनीतिक एकता का बड़ा पैमाना हासिल किया। इस काल में राष्ट्रकूट, प्रतिहार, पाल, सेन, चालुक्य, सातवाहन, परमार, अहोम, चोल, पांड्य, विजयनगर साम्राज्य भी फले फूले। और ये जो आप पढ़ रहे हैं ये सब हैं कौन? ठीक है, ये सब हैं कौन? ये सब अलग अलग साम्राज्य थे। ठीक है, अलग अलग साम्राज्य थे। जैसे चौहान शासक थे वैसे ही सातवाहन, परमार, अहोम, चोल ये अलग अलग शासक थे। अलग अलग जगहों पे इनका शासन हुआ करता था। इस काल की अनेक महत्वपूर्ण इमारतें अपने समय की कहानी स्वयं बताती हैं, यानी अलग अलग राजा के शासनकाल में अलग अलग इमारतें बनाई गई और जो आज के समय में हैं और इतिहास को बताती हैं। कुतुब मीनार, लाल किला, ताजमहल, कंदरिया महादेव मंदिर, तंजावुर का राजेश्वर मंदिर, दिलवाड़ा के जैन मंदिर, चित्तौड़ का विजय स्तंभ इसके उदाहरण हैं। तो ये सभी बहुत ही पॉपुलर प्लेसेस हैं जो अपने अपने इतिहास की गवाही देते हैं। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। ठीक है, अब भारत में कौन सा नया धर्म आया? सिख धर्म। इसको किसने शुरू किया था? गुरु नानक देव जी ने। इसकी खास बात यह है कि सिख धर्म किसी दूसरे देश से हमारे देश में नहीं आया था। जैसे भारत में एक धर्म पहले से था, वैदिक धर्म, या जिसको हिंदू धर्म भी कह सकते हैं। ठीक है, ये पहले से यहाँ पर था, यानी इस देश का धर्म था। और फिर इस देश में कौन सा दूसरा धर्म बाहर से आया? ईसाई धर्म आया पहली सदी में। 8वीं सदी में दूसरा धर्म कौन सा भारत में आया? इस्लाम धर्म आया। ठीक है, और फिर तीसरा धर्म भारत में, ये दो धर्म भारत में पहले से थे, आ गए दूसरे देशों से। और बौद्ध धर्म जो था वो भारत के जो वैदिक लोग थे उन्होंने ही अपने धर्म को चेंज करके, मतलब कोई बौद्ध धर्म कोई धर्म नहीं था, नियम था।
मतलब अपने धर्म के नियमों को बदलना, वो बौद्ध धर्म था। तो बौद्ध धर्म एक नया नियम अपनाया गया जिसको एक धर्म का नाम दिया गया। सिख धर्म भी बिल्कुल बौद्ध धर्म की तरह ही था। सिख धर्म का मतलब ये कोई बाहर से दूसरे देश से कोई धर्म नहीं आया था, ये भारत के जो वैदिक लोग या हिंदू लोग थे, इन्होंने ही अपने लिए एक नया धर्म क्रिएट किया था। धर्म मतलब अपने धर्म में कुछ नए नियम बनाए थे और जिसको सिख का नाम दिया, तो वो सिख धर्म के नाम से जाना गया। तो गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म शुरू किया। कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास जैसे भक्ति धारा के महत्वपूर्ण संतों ने समाज को नई दिशा दी। तो इस तरीके से ये बहुत सारे कुछ पॉपुलर हमारे देश के भक्त हैं जिनका नाम लिया जाता है कबीर, मीरा, चैतन्य देव, सूरदास। इन्होंने भक्ति का प्रचार प्रसार किया और भारत को एक नई दिशा दिखाई। आगे देख लेते हैं, ये सभी कृषि में रहट आप लोगों को, आज की जनरेशन के बच्चों को नहीं पता होगा, बट पहले के बच्चों को पता होता था। रहट मतलब वो कुआं सा होता है, उसमें चारों तरफ चलते हैं और पानी बाहर निकलता है, बैल उसके आसपास चलते हैं। तो कृषि में रहट, नहरों, तालाबों, लोहे के हल, ठीक है, चरखे से बहुत विकास हुआ। तो ये सारी चीजें कृषि में आई जिससे कि काफी ज्यादा विकास हुआ। यह काल कृषि उत्पाद को हस्तकला, मूर्तिकला, हस्तकला मतलब जिससे हाथों से चीजें बनाई जाती है, मूर्तिकला मूर्ति बनाई जाती है, व्यापार व स्थापत्य कला के क्षेत्र में भारत का स्वर्णिम काल रहा। यानी कि स्वर्णिम काल बहुत सुनहरा या बहुत अच्छा समय बता सकते हैं आप। तो इस तरीके से भारत में कृषि उत्पाद बढ़ा, हस्तकला, मूर्तिकला, व्यापार, ये सारी चीजों का डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुई। भारत के गर्म मसालों के साथ सूती व रेशमी कपड़े पूरी दुनिया से व्यापारियों को आकर्षित करते रहे। यानी कि भारत में गर्म मसाले, सूती वस्त्र या रेशमी वस्त्र, ये जो तीन चीज़ें थीं ये इतनी पॉपुलर थीं और इसी का व्यापार करने के लिए या खरीदने के लिए बहुत सारे देशों से लोग यहाँ आया करते थे। तो इसी तरीके से भारत में आप कहते हैं ना कि कई तरह के धर्म हैं, कई तरह के विचारक हैं। वो क्यों हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आते थे। उनको ये देश इतना पसंद आता था कि वो यहीं पर बस जाते थे, रहने लगते थे और जो उनका धर्म या उनके नियम होते थे उसका प्रचार करते थे। इस तरीके से भारत में अनेकों धर्म और अनेकों तरह के विचार आए। ठीक है, तो भारत एक तरीके से काफी आकर्षित करता था विश्व के सभी व्यापारियों को, भारत के गर्म मसालों की वजह से, सूती वस्त्र की वजह से और रेशमी वस्त्र की वजह से। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। प्रश्न नंबर 2, ईसाई व इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा, इसके कारण बताइए। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्यों व शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। आपको क्या करना है, इंडिया का एक मैप लेना है और उसमें अलग अलग साम्राज्य या शासक जैसे अशोक आ गए, ठीक है, ये एक शासक हो गए। साम्राज्य अलग अलग जैसे कि चोला साम्राज्य हो गया या प्रतिहार हो गया। इस तरीके से अलग अलग साम्राज्यों को दर्शाना है किसमें, इंडिया के मैप में। ठीक है, तो ये है हमारा आज का वर्कशीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए शुरू करते हैं इन सभी प्रश्नों के उत्तर। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता को पहचान कर लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं। भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता का इतिहास बहुत लंबा रहा है। भारत कई चरणों से गुजरते हुए अनेक धर्मों को स्वयं में समाहित करता चला है। वैदिक धर्म भारत के प्राचीनतम धार्मिक विरासत की पहचान है। इसके पश्चात बौद्ध धर्म का प्रचार अधिक मात्रा में हुआ। जैसे जैसे भारत का व्यापार विभिन्न देशों से बढ़ता गया, उसी प्रकार अनेक धर्मों का आगमन बढ़ता गया। ईसाई, सिख, जैन, इस्लाम आदि धर्मों को समाहित किया गया। इस प्रकार भारत की धार्मिक विरासत की संपन्नता बढ़ती गई। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। ईसाई और इस्लाम धर्म के सबसे पहले केरल में आने के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर है, गरम मसाले की संपन्नता के कारण अनेक देशों के व्यापारी केरल में व्यापार के उद्देश्य से आते थे। व्यापारिक गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ईसाई और इस्लाम धर्म सबसे पहले केरल में आए थे।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 है, भारत की कुछ ऐतिहासिक इमारतों की सूची उनके स्थान, निर्माता और उनकी विशेषताओं के साथ बनाइए। तो मैंने टेबल क्रिएट किया है। टेबल में सबसे पहले आपने देखा स्थान, निर्माता और विशेषता, इसके आधार पर यह टेबल क्रिएट की गई है। देख लेते हैं। सबसे पहला स्थान है कुतुब मीनार। इसके निर्माता है, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुमिश ने इसे पूरा करवाया। बीच में कुछ कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे रोक दिया था, फिर ये रुका रहा। अगले शासक इल्तुमिश के शासनकाल में इसे पूरा किया गया। कुतुब मीनार की विशेषता है, कुतुब मीनार लाल और बफ सैंडस्टोन से बना हुआ है और ये भारत की सबसे ऊंची मीनार है। ठीक है, तो बफ सैंडस्टोन से बनी भारत की सबसे ऊंची मीनार है। दूसरा है ताजमहल। ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। यह सफेद संगमरमर के पत्थरों से एक विशेष संरचना के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, एक गार्डन और उसके अकॉर्डिंग इसकी जो संरचना है वो बिल्कुल विशेष अलग से सेलेक्ट की गई थी। तीसरा है कंदरिया महादेव का मंदिर। चंदेल शासक यशोवर्मन ने कंदरिया महादेव मंदिर बनवाया था। ठीक है, और उसके बाद है इसकी विशेषता, कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो बहुत ही विशाल है और चतुर्भुज है, यानी चारों दिशाओं में खुलता है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर। दिलवाड़ा का जैन मंदिर 1231 ईस्वी में वास्तुपाल और तेजपाल दो भाइयों ने बनवाया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर में 48 स्तंभों में नृत्यांगनाओं यानी कि नाचती हुई जो कन्याएं होती हैं की आकृतियां बनवाई गई, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे पिलर्स, जिसको स्तंभ बोलते हैं, यानी पिलर्स यानी खंभे। ठीक है, और उसमें नृत्यांगनाएं यानी नाचती हुई कन्याएं बनाई गई हैं, स्टेचूज में बनाए गए हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट की, लाल किला। लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। एक्चुअली लाल किला शाहजहां ने पूरा नहीं बनवाया था। लाल किला जो है बहुत पुराने समय में पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था और उसमें मुगल शासकों ने अपनी कलाकृतियां करवा के उसको और अच्छे से उभारा था। तो इस तरीके से लाल किला जो है वो दो लोगों का इतिहास है। लाल किला लाल रंग के बलुआ पत्थर द्वारा निर्मित ऐतिहासिक किलेबंद किला है। मतलब इसमें लाल किला एक किला है और इसमें बहुत सारे किलेबंद भी बनाए गए हैं। चौथा प्रश्न है, भारत विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा है, इसके कारण बताइए। तो भारत में गरम मसाले व सूती एवं रेशमी कपड़ों का उत्पादन विदेशी व्यापारियों को सदैव आकर्षित करता रहा, यानी कि मसाले और सूती व रेशमी वस्त्र का जो व्यापार है, इसी ने भारत में बहुत सारे व्यापारियों को आकर्षित किया है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र में विभिन्न साम्राज्य व शासकों के क्षेत्र दर्शाइए। आपको क्या करना है, इंडिया का एक मैप लेना है और उसमें उस मैप में बहुत सारे जितने भी ऐतिहासिक साम्राज्य थे या शासक थे उनके क्षेत्र को दर्शाना है, यानी कि दिखाना है। तो मैंने एक मैप लिया है एनसीईआरटी का, आप चाहें तो आप एक मैप ब्लैंक मैप लेके उसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एनसीईआरटी का मैप पेस्ट किया है, आप ब्लैंक मैप को भी लेकर उसे फिल कर सकते हैं। चॉइस इज योर्स। चलिए देखते हैं इस मैप में क्या है। आपने देखा यहाँ पे परमार शासकों का क्षेत्र दिखाया गया है, ये चंदेल शासकों का क्षेत्र है, पाला, ठीक है, उत्कल, काकतीय, राष्ट्रकूट, इस तरीके से आपने देखा चोल वंश। ठीक है, यहाँ पे तोमर हैं, यहाँ चौहान हैं, यहाँ सोलंकी हैं और इस तरीके से यहाँ प्रतिहार हैं। तो आपने देखा कि ये अलग अलग शासकों को दिखाया गया, उनके क्षेत्रों को दिखाया गया कि कौन किस किस क्षेत्र में आया था। जैसे आपने देखा पाला जो है वो कौन सा क्षेत्र में आता है, आपने देखा ये वेस्ट बंगाल वाला एरिया है, ये उड़ीसा वाला एरिया है, तो पाला किस क्षेत्र में आए आप समझ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे ये वाला हिस्सा आपने देखा चौहान, ये कहाँ पर है, राजस्थान में, तो इनका शासन कहाँ पर था, राजस्थान में। सोलंकी आपने देखा कहाँ पर है, ये गुजरात वाले हिस्से में है। तो आपने देखा इस तरीके से आप इसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप ब्लैंक मैप लेके इस पूरे को फिल ना करके आप चाहें तो आप एक ब्लैंक मैप ले सकते हैं इंडिया का, और ब्लैंक मैप में कुछ शासक या कुछ साम्राज्य को मेंशन कर सकते हैं जो इसमें से बहुत खास रहे हैं, जैसे कि चौहान हो गया, तोमर हो गया, सोलंकी हो गया, परमार, चंदेल, ठीक है, उत्कल और राष्ट्रकूट, चोल,
पाला, ये कुछ खास हैं, ठीक है, तो आप इनको मेंशन कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है कि आप अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे। तो ये हैं हमारे आज के सभी प्रश्न और उनके उत्तर। आई होप आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमसे जुड़े रहना है, ताकि अगली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे आपको, और हम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस, आंसर्स और आपकी वर्कशीट के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते रहें।